सीमा पर जवान अपने देश के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। उनका हृदय देश के लिए जीवन को समर्पित करने की भावना से प्रेरित होता है। जवान सरहद पर अपने कार्यों को लेकर उत्साहित रहते हैं। वे हर परिस्थिति में उत्सुकता से स्वीकार करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है आत्माराम, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जश्न आज़ादी हंगामा टाइम्स के साथ में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। बच्चे, पत्नी या परिवार को वो समय नहीं दिया जितना समय उन्होंने अपनी ड्यूटी पर दिया हमें सुरक्षित रखने के लिए। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर में एक तिरंगा लगा होना चाहिए, लेकिन तिरंगा की आन बान और शान को संभाल के रखने वाले जो हमारे नौजवान हैं, जो जवान हैं, जो देश की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं, आज हम उन्हीं से बात करने। आत्माराम जी रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हैं, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर थे मैं कहूँगी, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं देश में जब भी कोई हालात बिगड़ते हैं या देश की बात आती है तो उनके अंदर वही जवान, वही समय और वही सब जुनून आ जाता है अपने बारे में जानने के लिए। आज तिरंगे की बात हो रही, 15 अगस्त आ रहा है, तो हम कैसे भूल जाएं उनकी कुर्बानियों को जिनकी वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। हंगामा टाइम्स का आज का जो सफ़र हम इस समय गुजार रहे हैं, जो हमने देखा है, अपने देश में बदलाव देखा है, उन बदलाव को लाने वालों से हम बात करें। ये पूरा 15 अगस्त मैं कहूँगी, ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमने उन लोगों को समर्पित करके रखा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। ऐसे ही आज हमारे साथ आत्माराम जी हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना पूरा वक्त, अपना परिवार, सबको जो समय देना चाहिए वो समय उन्होंने अपने देश को दिया। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। और हम जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम लोग अगर खुले माहौल में या आज़ादी की सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हमारे जवान अगर सरहद पे हैं तो भी हम घर में सुरक्षित हैं। तो आपको सबसे पहले बधाई। सर, कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा ये आपका BRO तक का सफ़र कैसा रहा सर? कैसे आपने ज्वाइन किया और कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे देश सेवा में जाना है? फैमिली का क्या आपको सपोर्ट मिला? ये सब हम जानना चाहेंगे इसमें सर। सबसे पहले अपने परिचय के साथ बताइए सर। मैं आत्माराम, जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बॉर्डर रोड से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने बॉर्डर रोड ज्वाइन किया था 1983 में। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग टनकपुर है, पिथौरागढ़, जो टनकपुर पिथौरागढ़ रोड है और जो आगे चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करती है, वहाँ पे हुई थी। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? फैमिली के सपोर्ट मिला जब आपने कहा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है? आपकी माताजी या पिताजी की तरफ से एकदम हरी झंडी मिली आपको? मैं ये बता दूं कि बॉर्डर रोड ज्वाइन करने से पहले मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था म्युनिसिपल बोर्ड्स में। उत्तर प्रदेश में जो म्युनिसिपल रोड होती हैं उनका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था मैं, और मेरी पोस्टिंग थी उत्तरकाशी में। वहीं मैंने बॉर्डर रोड्स का काम देखा और मैं बहुत उससे प्रभावित हुआ। वर्दी पहनने का शौक़ बहुत पहले से था। मैं NCC में भी, जैसा मैंने बताया कि NCC में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ट्रेनिंग ली। तो हालांकि मुझे कई लोगों ने बोला कि ये आपका जो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ये बेटर है BRO के अपॉइंटमेंट से वहाँ जाने के लिए, जो वहाँ पे तकलीफ़ें हैं। लेकिन उनकी सभी की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बॉर्डर रोड से ज्वाइन करूँगा। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स? फैमिली का मिला जुला रिस्पांस होता है, क्योंकि पता था, फैमिली ने भी देखा था बॉर्डर रोड्स को वहाँ पे उत्तरकाशी में, उनका काम और उनकी परिस्थितियाँ कैसे काम करते हैं। मिला जुला रिस्पांस था। एक तरफ तो मेरी इच्छा थी और दूसरी तरफ इन लोगों को थोड़ा सा ऐसे इलाकों में काम करने का थोड़ा सा संशय होता है, वही था। और जब आपकी ज्वाइनिंग हुई सर, पहली ज्वाइनिंग टनकपुर थी? हाँ, टनकपुर में।
तो उस समय आपने जो देखा, मतलब कैसा आर्मी में कैसा सर, मतलब उस आज के समय में, उस समय में सर कितना बदलाव था, कितनी कठिनाइयाँ थी उस समय, और आज आपको लगता है क्या वो सब कठिनाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं? नहीं, कठिनाइयाँ तो आज भी हैं। जहाँ तक बॉर्डर रोड का सवाल है, वही काम हम पहले करते थे जिस समय हमने ज्वाइन किया। लेकिन उस समय थोड़ा सा लगता था कि, क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था मैं, तो वहाँ के की जो कार्यशैली है और जो बॉर्डर रोड्स की कार्यशैली है उसमें बहुत बड़ा अंतर था डिसिप्लिन का। और एक डिसिप्लिन फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है ये। तो लेकिन काम वही है। हम लोग देश की सीमाओं पर सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हेलीपैड बनाते हैं। वो काम आज भी जारी है, वही काम आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन कठिनाइयाँ उतनी पहले ज़्यादा थी, आज उतनी नहीं है। सर ये सही है कि सड़क, मतलब पहाड़ों को काट के सड़क बनाई जाती है, तो जो आतंकियों हमला होने का क्या ये होता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ खतरा रहता है कि हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो सेफ़ है कि नहीं है? कोई आतंकी हमला या उधर से कभी ऐसा हुआ है सर आपके, जब आपने ज्वाइन किया या जब आप काम करो, कोई प्रोजेक्ट हाथ में हो आपके? आतंकी हमले, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग काम करते हैं, आतंकी जो मेन जो किसी पर्पस के लिए जिन्होंने आतंकवाद को या उग्रवाद को अपनाया हुआ, उनके कुछ वसूल भी होते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। वो ये जानते हैं कि बॉर्डर रोड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। हम लोग उनके इलाके में जाके उनके साथ रह के काम करते हैं। तो बॉर्डर रोड्स के लोग उतने ज़्यादा उनको टारगेट नहीं करते हो जब तक हमारी तरफ से कोई ऐसी चूक न हो या कोई ऐसी बात न हो या किसी मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से कोई बात हो। अदरवाइज़ वो बॉर्डर रोड्स के ख़िलाफ़ ज़्यादातर लोग नहीं होते। लेकिन हमको डर हमेशा रहता है, और घटनाएं होती भी हैं जहां बॉर्डर रोड्स की खजाने को भी लूटा गया कई जगह। जैसे मैं आपको बात कर रहा था अभी नागालैंड में, वहाँ दो जगह ऐसी वारदात हुई जहाँ पे जवानों की जो पे डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम अटैक हुआ और पूरा पैसा लूट लिया गया। तो दिक्कतें वो हैं, लेकिन सिक्योरिटी की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और सिक्योरिटी की जहाँ पे ऐसा लगता है हमको, जैसे नागालैंड में है कुछ और जगह पे, वहाँ हमको अलग से सिक्योरिटी दी जाती, आर्मी सिक्योरिटी अलग से दी जाती है और वो हमारे डिस्पोजल पे होती है। सर आपकी पोस्टिंग लेह में भी रही है, तो कैसा माहौल था वहाँ का? कितनी कठिनाइयों के साथ आपको काम करना पड़ा? लेह में मैं कंपनी कमांडर था पायनियर कंपनी का, जिसकी स्ट्रेंथ करीब 550 होती थी उस समय। आज अभी कम हो गई है। तो 550 लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उनकी हर आवश्यकता की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना, उनका राशन का काम देखना, उनकी क्लोथिंग का स्पेशल क्लोथिंग होता है वहाँ जो लेह लद्दाख में जो एम्प्लॉयमेंट होता है, और हर तरीके उनकी छुट्टी का बंदोबस्त करना। 550 लोगों को छुट्टी का रोटेशन करना एक अपने आप में, उनकी पे देखना, उनकी पे डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका डिसिप्लिन एक्शन देखना, उनके अगर अगेंस्ट कोई डिसिप्लिन केस है तो वो देखना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और हमारे जो जवान होते हैं पायनियर कंपनी के, वो रोस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है उसके साथ काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो हम ये सब पूरा देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन काम उनको सड़क बनाने का दिया जाता है। तो वो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है उसके सुपरविजन में काम होता है। और ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे, ठंड इतनी ज़्यादा है कि हड्डियाँ काँप जाती, -40 तक टेम्परेचर जाता है। इन सब के बावजूद भी जवानों का हौसला कभी टूटता नहीं है। सर सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ आती है जब आप पहाड़ काट के रोड बनाते हो? सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ फेस करनी पड़ती है जहाँ के एकदम लगता है कि नहीं ये मतलब सबसे बड़ी कठिनाई है, इसको कैसे दूर किया जाए? या फिर जब भी आपको लगता है कि नहीं अब मुझे काम मिला है तो यही कठिनाई होगी जिससे काम मेरा ख़राब हो सकता है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? ऐसी कोई कठिनाई आती है रोड बनाने? देखिए, रोड बनाने का जो बेसिक
जो स्टेप बाई स्टेप काम है, तो वो पहले रोड का सर्वे होता है, जो इंजीनियर्स लोग करते हैं। मैं इंजीनियर्स नहीं हूँ, जो इंजीनियर्स लोग करते हैं, और उसका सर्वे के हिसाब से उस पर काम शुरू होता है। और काम सबसे कठिन वही होता है जो रोड कटिंग का काम होता है। बाकी सड़कें आप मेंटेन करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका रख रखाव करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसका चौड़ीकरण जो होता है उसमें दिक्कत नहीं होती है। जब रोड काटते हैं तो रोड ऐसे इलाके में काटनी होती है जहाँ पे आसपास शायद ही कोई गांव हो। वहाँ कैंप इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वहाँ जवानों को न तो पूरी तरीके से राशन ठीक से मिल पाता, खाने की चीज़ें मिल पाती हैं, न कभी क्लोथिंग होती है, और स्ट्रेंथ कम होती है उस समय, क्योंकि डोजर और ये जो ब्लास्टिंग करके उस पहाड़ को काटा जाता है। उससे पहले ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग मशीनें होती हैं, और ड्रिलिंग करके उनमें बारूद लगा के वो किया जाता है। ड्रिलिंग की जाती है पहले, वहाँ पे जनरेटर वगैरह होते हैं जिनसे ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग करके फिर कई जगह होल करके उसमें फिर बारूद भर के फिर ब्लास्ट किया जाता है। तो उस समय कैजुअल्टीज़ भी ज़्यादा होती हैं, मतलब वो ठीक से पता नहीं होता है कि ये पहाड़ किस जगह से कटेगा, टूटेगा। हालांकि सेफ्टी के काफ़ी इंतजाम किए जाते हैं। वो रास्ता जो बंद कर दिया जाता है, उधर से कोई ट्रैफिक नहीं होती है, और झंडियाँ वगैरह लेके लोग खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी जब वो ब्लास्ट होता है तो उस समय कभी कभी पहाड़ का पहाड़ नीचे आ जाता है। उसमें जो जवानों की जो उनको चोट आती है, वो नीचे भी चले जाते हैं। कभी कभी तो इतने बड़े पहाड़ आते हैं, गाड़ियाँ तक नीचे चली जाती हैं। और कटिंग करते करते कभी आपको पता ही नहीं, जो पहले की दरार पड़ी हुई वो साथ में आ जाती। तो वो प्लान तरीके से उतना करना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे काम जो कठिन है मैं जो ये समझता हूँ वो रोड कटिंग का ही है। सर, एक घटना हम भी जाने, आपकी जब से आप ज्वाइनिंग हुई रिटायरमेंट, तो कोई ऐसी घटना जिस घटना ने आपके दिल को झंझोड़ दिया हो, जब आप सेना में रहे, ऐसी कोई घटना का जिक्र करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? मैंने बताया कि मैं कंपनी कमांडर था लेह में, और उस समय मुझे एक स्पेशल टास्क दिया गया था, क्योंकि लेह से और श्रीनगर के बीच में जो सप्लाई पॉइंट है वो जाड़ों में बंद हो जाता है, वो रोड बंद हो जाती है। तो और जाड़ों में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट केरोसिन ऑयल की, डीजल की, पेट्रोल की होती है। तो मुझे ये टास्क दिया गया था कि वो श्रीनगर से लेह के लिए राशन जो वहाँ पे पास है, जोजिला पास, उसको क्रॉस करके इस तरफ जो दरास एक जगह है वहाँ पे, उस समय तो टाउन हुआ था, आजकल तो शायद काफ़ी बड़ा कस्बा हो गया है। तो वहाँ मैंने कैंप लगाया था, और वहाँ से मुझे ये था कि आप पहले सप्लाई वहाँ से लेके और दरास में इकट्ठा करके फिर आगे लेह के लिए भेजना है। मेरा जो काम था उसको सुपरविज़न का था, क्योंकि मैं स्टोर अफसर का भी मैंने कोर्स किया हुआ था, तो इसलिए मुझे लगाया गया था। तो वहाँ से एक ट्रिप हमारी गाड़ियों की आ पाई, और उसके 2-3 दिन के बाद ही हमारी गाड़ियाँ उस तरफ गई थी दूसरी ट्रिप के लिए। तो सडन जो है बहुत स्नोफॉल इतना ज़्यादा हुआ कि रोड ब्लॉक हो गई, और इसी बीच शायद एक गाड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से दोनों तरफ से गाड़ियाँ वहाँ पे फंस गईं जोजिला पास में। और वो स्नोफॉल करीब 3 दिन तक लगातार होता रहा भयंकर रूप से। उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन गाड़ियों में जो लोग फंसे थे उसमें केवल जो अगले दिन जो लोग निकल गए, जिसमें एक अफसर भी था, वो निकल गए। बाकी जो लोग गाड़ियों के साथ थे वो वहीं फंस गए,
कितनी गाड़ी होंगी सर? करीब मुझे याद है मोटा मोटा करीब 80 गाड़ियाँ थीं उस समय जो वहाँ पे फंस गई थीं और उसमें से कोई निकल नहीं पाई। मई में जब स्नोफॉल का पीरियड थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है तब बॉर्डर रोड्स की तरफ से वो रोड खोली जाती है, तो उस समय रोड पे ही कुछ गाड़ियाँ ही वहाँ पे मिली, बाकी जो गाड़ियाँ थी वैली में चली गई थी। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये वो, जो मेरे मन को भी और शायद बॉर्डर रोड्स के भी इतिहास में शायद बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। इसके बाद से आपको लगा कि हाँ ये घटना है जिसने आपको पूरी तरह झंझोड़ दिया। अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस या फिर जैसे गणतंत्र दिवस आता है, 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती है तो जवान किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? जैसे हम लोग तो अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, तो और जिस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते त्यौहार, लेकिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो? बॉर्डर पर जो जवान खड़ा है वो उसको क्या पता चलता है? किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हो ये 15 अगस्त या 26 जनवरी? देखिए, जो 15 अगस्त और 26 का जो जनवरी का सेलिब्रेशन है वो हर यूनिट में और बॉर्डर रोड्स में बॉर्डर रोड टास्क फोर्स होता है उनके हेडक्वार्टर में, और जो प्रोजेक्ट होता है उसके हेडक्वार्टर में, जो ब्रिगेडियर और चीफ इंजीनियर उसको कमांड करते हैं, उन हेडक्वार्टर्स में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हर जगह, हर यूनिट में। सुबह झंडारोहण होता है, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, स्पेशल बड़ा खाना होता है। बड़ा खाना शायद आप जानते होंगे कि जहाँ पे सभी अफसर्स, सभी जवान, नॉन कमीशन ऑफिसर्स सभी मिलके एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और कुछ जहाँ पे हो सकता है पॉसिबल वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 15 अगस्त अभी कल मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त को जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जो जेसीओ बोलते हैं उनको, या आप सुपरवाइज़र बोलते हैं, तो वो ऑफिसर्स को बुलाते हैं अपने मेस में। और ये मेरी समझ से सभी जगह होता है, लंच के टाइम पे बुलाते हैं, एक तरीके से वेलकम करते हैं। और ये भावना के साथ कि हम अफसर हैं या हम जेसीओ हैं, उस भावना को काफ़ी हद तक कम करने के लिए आपस में मिलजुल के बैठ के खाना खाते हैं। और हम जो ऑफिसर्स हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी समस्याओं को भी उसी समय सुनते हैं, मतलब छोटी मोटी समस्याओं को कि भाई आपके जो रेजिमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके खाने के लिए, रहने के लिए या और जो सुविधाएं आपको क्या चाहिए, वो लोग भी प्रोजेक्ट करते हैं। और आपस में बैठ कर के, ये फॉर्मल नहीं होता, अनफॉर्मली बैठ के उनकी दुख तकलीफ़ को समझते हैं। किसी को कोई और दुख तकलीफ़ है जिसमें किसी सहायता की ज़रूरत है, वो करते हैं। और छुट्टियाँ कैसे मिलती है सर आप लोगों को? मतलब जैसे कि मुझे कल छुट्टी लेना तो आज बोल दिया मिल गई कि पहले से लगानी पड़ती? देखिए, अफसर्स के लिए तो ऐसे नहीं होता कि जैसे आपने बताया कि आज अप्लाई किया और आपने कल मिल गई छुट्टी। अफसर्स के लिए तो हमारा एक प्लान बनता है पूरे साल का, और सभी अफसर्स से पूछा जाता है भाई आप कब छुट्टी जाना चाहोगे साल में 1 या 2 बार, आप कब 30 दिन की जो छुट्टी होती है वो कब अवेल करना। तो उस हिसाब से सभी अफसरों से पूछ के और वो फिर फाइनलाइज़ किया जाता है। और ज़्यादातर यही होता है कि उसी जो प्लान है छुट्टियों का, क्योंकि उसमें रोटेट करना होता है अफसरों का। अगर 2 अफसर किसी यूनिट में हैं, 3 अफसर हैं, तो तीनों बोलेंगे हम होली आ रही तो हम तो छुट्टी जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो प्लान होता है, लीव प्लान अप्रूव होता है, उसी के हिसाब से अफसरों को छुट्टी मिलती है। सबऑर्डिनेट्स का ये है कि कंपनी कमांडर के ऊपर निर्भर करता है, जो जवान है या जेसीओ है वो किस ट्रेड का है, वो क्या काम कर रहा है, उसके लिए क्या उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देख के छुट्टी दी जाती है। सर एक सवाल मैं जो सभी से करें, जिनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, कि हमें आज़ाद हुए, भारत को आज़ाद हुए, हमें आज़ादी मिले बहुत साल बीत गए, लेकिन अभी कौन सी आज़ादी हमें चाहिए? अभी आज का युवा किस चीज़ में, किस कैद में है
किन बंदिशों में है और हमें अभी किससे आज़ाद होना है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े गर्व की बात है कि आपको हमको अपने घरों में, अपनी दुकानों में तिरंगा फहराने के लिए इजाज़त मिली है, लेकिन मेहरबानी करके उस तिरंगे का अपमान मत कीजिएगा। जैसे आपने तिरंगा फहरा के आपको खुशी जाहिर होती है, उसी हिसाब से उसकी इज्जत करके समय उसको उतारना है। मैंने पिछली बार देखा है कि कई घरों पे वो झंडा फट गया है, धूप में बारिश में उसका रंग चला गया है, नीचे लटक गया है, तो आज भी लटक रहा है। ये तिरंगे की नहीं, ये देश की जो है बेइज्जती है। कृपया इसको ध्यान रखें और तिरंगे का हर समय, हर जगह जहाँ भी हो उसका सम्मान करें। जय भारत।